नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर। पहले दिन आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। विशाखापत्तनम में करेंगे रोड शो। शीश महल को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, शीश महल अरविंद केजरीवाल की विलासिता का प्रतीक। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आपका नेचुरल कैरेक्टर है हमेशा अराजकता पैदा करना। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत। विदेश मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विकसित भारत की यात्रा में युवा है महत्वपूर्ण हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मालदीव के अपने समकक्ष मोहम्मद खासन मोमून के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। राजनाथ सिंह ने की मालदीव को सैन्य सहयोग की घोषणा। मालदीव के रक्षा मंत्री ने भारत के सहयोग के लिए जताया आभार। और असम की कोयला खदान में फंसे मजदूरों में से एक की मौत। मजदूरों के बचाने में जुटी भारतीय सेना। असम राइफल्स, एनडीआरएफ समेत कई टीमों के साथ जुड़ा नौसेना का भी एक विशेष दल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम के पास पुदिमका में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ विशाखापत्तनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री अनकापल्ली जिले के नकापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की नींव भी रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क से हजारों नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र यानी कि KRIS सिटी की आधारशिला भी रखने वाले हैं। इस परियोजना से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन का होने का अनुमान है। पीएम विशाखापत्तनम में एक रोड शो भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात लोगों को सौंपने जा रहे हैं। क्या है आज खास, देखिए संवाददाता नीरज सिंह की इस खास रिपोर्ट के जरिए। आंध्र प्रदेश के लिए काफी खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात सौंपने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अंदर ग्रीन हाइड्रो हब बनाया जाएगा, जो आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के अंदर औषधि पार्क की शुरुआत करने जा रहे हैं और आने वाले समय में किफायती औषधि लोगों को मिल सके। इसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं उनको इसका काफी फायदा होने जा रहा है। इसके साथ साथ ही रेलवे के और रोड के कई सारे प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश से करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आप देखें दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। रोड कनेक्टिविटी में काफी बड़ी जो भूमिका है रेल कनेक्टिविटी में ये निभाएगा। इसके साथ साथ ही आप अगर देखें बेंगलुरु और चेन्नई के बीच जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है उसको देखते हुए तिरुपति जिले के अंदर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है वो बनाई जा रही है, उसकी भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे।
जिसका फायदा आंध्र प्रदेश के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत को मिलने जा रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आंध्र प्रदेश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जब विशाखापट्टनम में पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक विशाल जो रोड शो है वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री जनता के बीच में उनका आशीर्वाद दे सकें। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, विशाखापट्टनम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं, जिससे राष्ट्र का हित होगा और राष्ट्र को समर्पित होंगी ये विकास परियोजनाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव से संबंधित संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक संसदीय सौंध में बुलाई गई। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित 39 सदस्यीय संसदीय समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने भाग लिया। बैठक के पहले दिन एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक के प्रावधानों को समिति के सदस्यों के सामने रखा गया। साथ ही इसके प्रावधानों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी हुई। बैठक में विधेयक के समर्थन में इसकी जरूरत और पूर्व में दी गई विभिन्न सिफारिशों को भी समिति के सामने रखा गया। एक देश एक चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेजों को 22 वॉल्यूम में 18,000 पेज की रिपोर्ट के रूप में तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य सांसदों को सौंपी गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच बंगले पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री हाउस को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। बुधवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता सिविल लाइन में स्थित मुख्यमंत्री हाउस पहुंच गए, जिनके साथ मीडिया भी थी। सीएम हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया। इस दौरान आप नेता सड़क पर बैठ गए। इस बीच भाजपा भी बंगले विवाद को लेकर दिल्ली की आप सरकार को घेरने में लग गई है। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा 17 AB मथुरा रोड बंगले पर पहुंचे और कहा कि यह बंगला मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित बंगला है और इसमें मुख्यमंत्री स्वयं कभी नहीं रही हैं और सत्ता के दुरुपयोग कर अपने कुछ राजनीतिक साथियों को बंगले में रखा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बंगले से तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी, तो आतिशी क्यों नहीं चला सकती। वहीं उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले का निर्माण चोरी चुपके नियम तोड़कर कराया है। आतिशी मान लेना कब से रह रही हूँ। शीला दीक्षित ने यादव सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। शीश महल पर भाजपा के लगातार हमले को लेकर आज आपने शीश महल का दौरा करने का दावा किया, जिसे लेकर भाजपा ने फिर आम आदमी पार्टी को शीश महल पर घेरा है। इसी क्रम में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शीश महल केजरीवाल की विलासिता का प्रतीक है। केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम। इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है। बढ़ते आगे, सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी को अराजक बताते हुए कहा कि पार्टी के नेता लगातार अराजकता पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। आप नेताओं के इसी व्यवहार के कारण प्रधानमंत्री जी ने उनकी पार्टी को आपदा कहा है। आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी
भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि इन चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार तय है और इस वजह से पार्टी के नेता बौखला रहे हैं। ये जिस प्रकार का आचरण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को अब अपनी पराजय दिल्ली में दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है। अन्यथा ये छटपटाहट और ये घबराहट और ये बौखलाहट उनके आचरण में दिखाई नहीं पड़ती। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस बीच बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। इस अवसर पर दोनों पक्षों के शीर्ष सैन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने मालदीव को सभी सैन्य सहयोग की घोषणा की और दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। Our two countries share spiritual, historical, linguistic and ethnic ties with each other. The relations have always been close, cordial and multi-dimensional. Maldives occupies a special place under Neighborhood First policy of India, which aims to bring stability and prosperity in the Indian Ocean region. Also, both the nations are key players in maintaining safety and security of the Indian Ocean region, thus contributing to security and growth for all in the region or the Sagar region. वहीं मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन ने सैन्य समर्थन की सराहना करते हुए भारत द्वारा दिए गए कूटनीतिक और सैन्य समर्थन के बारे में बात की, जिसमें 1988 में तख्ता पलट के दौरान हाल ही में महामारी के दौरान भारत द्वारा दी गई त्वरित सहायता शामिल है। I take this opportunity to express our profound gratitude to the Indian government for its invaluable contributions to the Maldives National Defence Force. Following the tragic events of November 3, 1988, India's swift and decisive support helped us preserve our nation's sovereignty during a time of crisis. Moreover, India's significant role transforming the MNDF from a ceremonial force into a fully fledged military force is a testament to the strength of our partnership. इससे पहले मालदीव के रक्षा मंत्री ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा मोहम्मद घासन मोसून को मानेकशॉ सेंटर में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। बढ़ते अगले खबर की ओर। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म के अर्बन लर्नाथॉन 2.0 की शुरुआत की है। 45 दिनों तक चलने वाली यह अखिल भारतीय प्रतियोगिता पूरी तरह से NULP के वेब पोर्टल पर आयोजित की जाएगी, जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के तहत अंग्रेजी और हिंदी सहित 12 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रविष्टियां भेज सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने NULP पर एक लघु वीडियो, प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम, मंत्रालय के राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की प्रकृति आधारित समाधान पर केस स्टडी, अर्बन क्लाइमेट एक्शन से जुड़े प्रकाशनों का भी अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता नए शहरों की परिकल्पना और चुनौतियों के समाधान की दिशा में मंथन करेगी। लाखों ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी लर्निंग, ये सब होगी। आई गॉट अर्बन का एक प्लेटफॉर्म ये तैयार किया जा रहा है और उसी अनुसार आज जैसे IA बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी फैसिलिटीज़ ये शहरों को दी जा सकती हैं,
जिसके अंदर पुराने शहरों का रीडेवलपमेंट, आज वर्तमान शहरों का एक्सपेंशन वो भी प्लान्ड तरीके से हो, और न्यू सिटीज़ उसमें किस प्रकार की सुविधाएं, वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की ऐसी सुविधाएं कैसे खड़ी की जा सकें, इस प्रकार की ट्रेनिंग का ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। इस अवसर पर युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। इस आयोजन के साथ ही 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों का भी आरंभ हो गया। At a time when so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startups, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। Digital era, the scale of UPI transactions speaks volumes both of our infrastructure and of our mindset. The new India, with 90,000 startups and 100+ unicorns, has calling cards like Drone Didi, Atal Tinkering Labs, hackathons, green hydrogen mission. Ambitious visions need strong foundations to be realized. Our collective prospects are no exception to that rule. Various campaigns and programs to develop India undertaken since 2014 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. इसके अलावा विदेश मंत्री ने डिजिटल युग में यूपीआई की महत्वता पर भी प्रमुख रूप से बल दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि के बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए क्या कुछ बजट में और बेहतर हो सकता है, इस पर उन्होंने अपने सुझाव दिए। अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं। खबर असम से अब, जहां खदान में मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि आज सुबह दीमा हसाऊ के एक कोयला खदान में फंसे कई मजदूरों में से एक का शव बरामद हुआ है, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर दुख व्यक्त करते हुए मजदूर के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि कुएं में पानी भरने से राहत और बचाव कार्य में उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कोयला खदान में बचाव अभियान जारी है। सेना और एनडीआरएफ के गोताखोर पहले ही कुएं में उतर चुके हैं। नौसेना के जवान मौके पर मौजूद हैं और उनके बाद गोता लगाने की अंतिम तैयारी कर रहे हैं। इस बीच एसडीआरएफ डी वाटरिंग पंप को उमरांगशु से मंगवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ओएनजीसी डी वाटरिंग पंप को कुंभीग्राम में एक MI-17 हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। दरअसल सोमवार को कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने से 9 मजदूर खदान में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की डिप्टी कमांडेंट एन तिवारी ने कहा है कि बचाव ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द बाकी खनिकों तक पहुंचकर सभी को बचा लिया जाएगा। जस्ट अभी कल का जो ऑपरेशन था शाम तक क्लोज किया गया। लगातार हमारा प्रयास जारी हुआ था और उसी को दोबारा हम रिज्यूम किए हुए हैं। और अभी आप समझ सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन और होप लगातार है कि अभी भी जल्द से जल्द हम अपने माइनस के पास पहुँचे, उनको जो ट्रैप हैं, और उनको यहाँ पे रेस्क्यू करें। हम लोग का आदमी 2 बार को इधर आया तो सोमवार को काम में घुसा था।
तो काम में घुसा था, बहुत आदमी था, नेपाल का है, वो कुकराझार का है, और कौन सा वाला जगह में था। अभी बहुत आदमी काम में गया था, 50-45 आदमी गया था। जाने के बाद में वो 7-7:30 बजे को अभी हल्ला सुना है, जो फुलार हो गया, पानी हो गया। तो अंदर से बहुत आदमी 30-35 आदमी ऊपर आया। आने के बाद वो 15-16 जन जैसे नीचे में था अभी तक। चंडीगढ़ में पिछले काफी समय से मुख्य सचिव के पद की मांग की जा रही है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सलाहकार का पद समाप्त कर दिया है। इसकी जगह पर मुख्य सचिव का पद बनाया गया है। यह परिवर्तन 40 साल बाद हुआ है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में 2 IAS अधिकारियों के पद बढ़ाए गए हैं, जिसमें चंडीगढ़ में अधिकारियों की संख्या 11 हो गई है। जानकारों का मानना है कि इस बदलाव से चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। मुख्य सचिव का पद सृजित होने से चंडीगढ़ के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा। अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। जनवरी से सनातन आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस पर्व पर सनातन धर्म से जुड़े कुछ लोग महाकुंभ स्थल तक आ रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो मन से महाकुंभ से जुड़े हैं लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। जो श्रद्धालु महाकुंभ नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए पंच अग्नि अखाड़े ने एक व्यवस्था की है कि उन्हें उनके घर पर लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा के साथ महाकुंभ की मिट्टी और मां गंगा का पवित्र जल उन तक पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने कलश यात्रा निकाली और मां गंगा से जल भरकर एक पैकेट बनाया है जो उन श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा सकेगा। ये संगम का जल लेके हम लोग श्री पंचअग्नि अखाड़े में जा रहे हैं। ये जो हमारे यात्री जो विश्व के जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं कुंभ में, इस महाकुंभ में, उनको ये प्रसाद हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आज कलश यात्रा निकालने का एकमात्र उद्देश्य है कि दुनिया के हर कोने से जो सनातनी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक और जो आ रहे हैं उन तक एक मेमोरी याददाश्त कुंभ की जाए। इसलिए भगवान लेटे हुए हनुमान जी, बजरंगबली हनुमान जी की अद्वितीय प्रतिमा और पवित्र संगम का जल और देखे हैं जैसे देखे संगम की पवित्र मिट्टी को अभिमंत्रित करके ऐसे बॉक्स में रख करके उन तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि भारत खाद्य एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में विश्व भर में अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में और सुधार लाने के प्रयास करने चाहिए और किए भी जाएंगे। हमारे मसाले यहाँ के जो हमारी ताकत है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास इतने अलग अलग प्रकार के स्वाद उपलब्ध होते हैं। कैसे हम लोग इसको दुनिया तक लेकर जाएं। भारत में जैसा मैंने कहा कृषि प्रधान देश होने के नाते वो क्षमता है कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने आप को वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने देश की भूख को पूरा कर सकते हैं बल्कि ग्लोबली हंगर जो आने वाले दिनों में शायद बढ़ती आबादी की वजह से एक बड़ी समस्या बन सकता है, उस पर भी पूरी तरीके से अंकुश पाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भारत पूरी तरीके से समर्थ है। बिहार के गया में सशस्त्र सीमा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सशस्त्र सीमा बल की 29वीं वाहिनी और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में माओवादियों से 20 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामदगी की गई है। इसके साथ ही 8 गैस सिलेंडर, 1 इलेक्ट्रिक एक्सपोल्डर, 2 केरोसिन स्टोव आदि सामान बरामद किया गया है। बरामद किए गए विस्फोटक को बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश स्थित संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है।
इस मामले में सभी पक्षों को 1 महीने के भीतर जवाब दाखिल करना है। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। साथ ही पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजवाइंडर यानी कि प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष बनाया है। वे 14 जनवरी को डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह लेंगे। नारायण की नियुक्ति 14 जनवरी से 2 साल की अवधि के लिए रहेगी। इसरो के नए अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसरो के नए चीफ हैं डॉक्टर वी नारायण, जो 14 जनवरी से डॉक्टर सोमनाथ की जगह लेंगे। It is a great responsibility given to me by Honorable Prime Minister Modi ji, and ISRO is a organization which has been started in the year 1962. Last 62 years, outstanding contribution is done for the society and the country, and you take any field, excellent contribution is made. We are going to have the SpaceX experiment, which is an important experiment for our future missions like Chandrayaan 4, building the space station. And this month end, we are planning to launch the second satellite of the navigation series, NVS-02. We are planning to launch this month end. Then, of course, we are also building rocket, the G1. G1 is the first unmanned rocket of for the Gaganyaan program. That assembly is going on. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।